मेरे पति विदेश में जॉब करते थे। घर में मैं और मेरी सास अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वह रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती थी कि किसी अनाथ को दे आती हूँ। किसी अनाथ को खाना खिलाने से तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास एक पुराने खंडहर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी सास, मेरा नाम प्रिया है, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ छोड़कर इस दुनिया से चली गई और माँ की शोक में कुछ दिन बाद पापा भी इस दुनिया से चले गए। मैं अनाथ हो गई। मुझे अपने माँ पापा का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन सब बोलते हैं कि मैं माँ के जैसी हूँ, तो मैं खुद में माँ को देख लेती हूँ। खैर, मुझे मेरे चाचा चाची ने अपने पास रखा और जब मेरी उम्र 21 साल हुई तो चाचा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मेरे लिए जब पहला रिश्ता आया उसके लिए चाची ने हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि मैं उनकी बेटी तो थी नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बोझ थी। इसलिए मेरे लिए जो सोहम का रिश्ता आया तो चाची ने चाचा के कान भरे और बहुत ही जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत ही प्यार करने वाले पति मिले। मेरे पति विदेश में जॉब करते थे। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही सोहम विदेश चले गए और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था। सोहम ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा हमेशा के लिए और अपने देश में ही जॉब करूंगा। अभी पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ पैसे जमा कर लूँ। यहाँ मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पास पैसा हो, हमारे आने वाला भविष्य अच्छा हो? इस तरह से बातें करके सोहम ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी सास रह गए थे। अभी तो मैं इस घर के लिए बहुत ही नई थी। 3 महीने पहले ही तो मैं इस घर में आई थी, इसलिए मेरी सास से मैंने ज़्यादा बातें नहीं की थी और ना ही मैं उनको उतना ज़्यादा जानती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय, दिन रात, मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे हैं। अपनी सास के पास बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक्त मिलता था और ना ही फ़िलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वो खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या-क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे पति चले गए थे, तो घर में मैं और मेरी सास थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वो आम सास की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर लिया करती थी। मुझे सुबह-सुबह अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी। कभी-कभी मेरे कपड़े भी धोने लग जाती थी। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता है, या आपकी बहू काम करना नहीं चाहती है और सारा काम आपसे करवाती है। सुबह देर से सोकर उठती है और कपड़े भी सास से धुलवाती है। आप तो मुझे सबकी नज़रों में गलत साबित करना चाहती हैं। आप मुझे मोहल्ले भर में बदनाम करना चाहती हैं। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने
किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। अब तो कोई काम पड़ा भी रहता तो वो नहीं करती थी। अगर सुबह जल्दी मेरी नींद नहीं खुलती थी तो वो सिर्फ अपने लिए चाय नाश्ता बना लेती थी और मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मेरे से कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए थे। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी थी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने कहा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर जी जिंदा नहीं हैं, इसलिए मैं उनके नाम का खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का खाना देती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल आने लगे थे ये देखकर, लेकिन मैंने उनसे पूछना सही नहीं समझा था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति के साथ मगन थी। मैंने कभी देखा भी नहीं था कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को या नहीं। लेकिन उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति के गुजरे 3 साल हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की पुण्य के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक शांत और सादगी वाली औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई बात खास नज़र नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेरी नई-नई शादी हुई थी और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मुझे उनकी बहुत याद आती थी। इसलिए मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं सोचती थी, मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ, वो थोड़े समय के लिए मजबूरन विदेश में जॉब कर रहे हैं और मेरा यहाँ उनके बिना ये हाल है। हालाँकि मुझे पता है कि वो कुछ दिनों में हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएँगे, लेकिन मेरी सास के पति तो इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चले गए हैं और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं है कि वो वापस आएँगे। और फिर मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी। मेरी सास रोज़ रात को खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी। लेकिन मैं उनका इंतज़ार करती रहती थी, क्योंकि उनके आने पर दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि मेरी जल्दी सोने की आदत है। मेरी सास ने कहा कि मैं गरीब को खाना देने के बाद पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। अब से तुम सो जाना और मेरी फिक्र छोड़ देना, क्योंकि मैं दरवाजे में बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी। सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचा अब मैं सही समय पर सो जाया करूंगी, यानी मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्र होकर सो सकती थी। मैंने सोचा सास अकेले बोर हो जाती हैं, इसलिए वहाँ रोज़ पड़ोस की औरतों के यहाँ उससे बात करने चली जाती हैं। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। ना वो मेरे किसी मामले में दखल देती थी और ना ही मैं उनके किसी मामले में दखल देती थी। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी
मुझे इतनी अच्छी सास और इतने अच्छे पति मिले हैं। शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि ना जाने मेरी सास कैसी होंगी। समय ऐसे ही बीतते जा रहे थे कि अचानक एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ़ कर रही थी, वो सब ख़त्म हो गया और अब मुझे उनसे नफ़रत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली-भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वह पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी है और जो हकीकत है उसके बिल्कुल उल्टा है। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि ये सब अपने पति को बता दूं। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि वो घर से बहुत दूर हैं और इतनी बड़ी बात सुनकर पता नहीं क्या कर बैठेंगे, इसलिए मैंने ये बात उनको नहीं बताई। चाचा चाची से मेरी ज़्यादा बातें नहीं होती थी और ये बात किसी को बताने वाली भी नहीं थी। मैं ये बात अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती हैं? मैंने जब गौर किया तो वो इतनी बूढ़ी नहीं थी। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता है। और अब मेरी सास लगभग 40 साल की होंगी, लेकिन उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो दिखने में बूढ़ी लगती थी, लेकिन थी नहीं। कुछ दिन से मैंने ये भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन वो अचानक मेरे सामने चक्कर खाकर गिर गई थी, तो मैं परेशान हो गई थी और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर वो जल्दी ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सर दर्द करने की वजह से मुझे चक्कर आया होगा। मैंने कहा फिर चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। फिर मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल में आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई थी कि आखिर इनको क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। फिर उनका खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट करवाए और मम्मी के होश आने के बाद उनको वापस घर लेकर आ गए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था कि ये सब क्या है। मैंने सास और पति से कुछ नहीं बताया और उस रिपोर्ट को छुपाकर रख दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के रहने के बावजूद भी वह रोज़ की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा किस तरह का ड्रामा कर रही है यह औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेंगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती हैं। यकीनन खाना भी उसी को देती होंगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना लेकर जाती थी और ये भी उसके साथ बैठकर खाती होंगी। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। आखिर बात ही ऐसी हो गई थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी सास रोज़ाना रात को कहाँ जाती है। उम्र के इस पड़ाव में आकर मेरी सास को पूजा पाठ में मगन होना चाहिए था, पर वो इस तरह का काम कर बैठी हैं। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएंगी
तब मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो तो बाहर दरवाजे में ताला लगाकर जाती हैं। फिर मैंने सोचा पीछे के दरवाजे से मैं चुपके से निकल जाऊंगी। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। रात के 10 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा सा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक बहुत पुराने से खंडहर के अंदर चली गई। मैं भी दबे पांव उस खंडहर के अंदर घुस गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मेरी ही सास का हम उम्र एक आदमी बैठा हुआ था और मेरी सास उससे हंस हंस कर बात कर रही थी और साथ में अपने हाथों से उसको खाना भी खिला रही थी। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। यानी कि मेरी सास मुझसे झूठ बोलकर रोजाना जाती थी वो गरीब को खाना देती हैं, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर जाकर उससे प्यार से बातें करती हैं और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी सास पर शक भी नहीं की थी और उनको एक अच्छी औरत समझती थी जो अपने पति की वफादार हैं और उनके पुण्य के लिए रोज रात घर से बाहर जाकर गरीबों को खाना देती हैं। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की ही नहीं थी और ना ही किसी अनजान आदमी से मिलने की। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अब तो मेरी सास गर्भवती हो गई थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी सास के पेट में इसी आदमी का बच्चा है। पहले तो मेरा मन किया कि मैं वहां जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा कह दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये दोनों मुझे यहाँ बंधक ना बना लें। ये सोचकर मैं तुरंत घर वापस आ गई। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सास घर आएंगी तो मैं उनसे हर एक बात पूछूंगी। जैसे ही मेरी सास घर आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक-सी गई और पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी बरकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास हैरानी से मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तब मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उन्हें दिखाते हुए कहा कि ये आपकी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हैं और अभी मैं अपनी आँखों से देखकर आ रही हूँ कि आप किसका पाप लिए घूम रही हैं। सास ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा, फिर कौन है वो आदमी जिससे आप रोज रात को मिलती हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिला दी है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति दुनिया को कि उनकी बूढ़ी माँ गर्भवती हो गई है? मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास सास के सामने निकाल दी तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो। वह आदमी तो मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत केस में फंसाया था जिसकी वजह से वो पुलिस के डर से उस खंडहर में छुपा हुआ है और मैं उसे खाना देने जाती हूँ। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मैंने कहा, आप झूठ मत बोलो, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है
हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, लेकिन वो आपका भाई नहीं है। मैं गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रही थी कि तभी मेरे फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया, और इस फ़ोन को सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान गिर गया और मैं अपने कमरे में दौड़कर आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाकर मेरे से पूछ रही थी, किसका फ़ोन था? मेरा बेटा तो ठीक है ना? यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि फ़ोन उस लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे। वो लैब वाला कह रहा था कि एक नाम होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास। मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं इतनी देर से मैं उनकी किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफ़ी मांगती। आखिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी सच्चाई बता दी और उनसे माफ़ी मांगी। वो आदमी सच में मेरी सास के भाई थे, जो पुलिस के डर से उस खंडहर में छुपे हुए थे। लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनकी बात को गंभीरता से सुननी और समझनी चाहिए थी। मैंने आंख बंद करके हर चीज़ पर भरोसा कर लिया था। काश मैं एक बार भी सोचती कि रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। अब मुझे हमेशा के लिए सीख मिल गई थी कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है।